तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 375 में आपका स्वागत है। तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं ग्रैंड इम्पीरियन क्यों नहीं कहता बल्कि एम्पर क्यों कहता हूँ। तो देखो मैं दिन के एक दो नहीं बल्कि 4-5 एपिसोड्स लाता हूँ और इम्पीरियन कहना लगातार ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप हो जाता है और एम्पर आसान होता है। तो यार मैं इसलिए कहता हूँ यार एम्पर लिखना और कहना आसान हो जाता है स्क्रिप्ट के दौरान, तो इसलिए मैं इम्पीरियन नहीं यूज़ करता। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे अभी के दौरान वालिन को सोल ब्लड मिलना शुरू हो जाती है और वहां से आसमान से कह सकते हो पर्पल क्लाउड अपीयर होने लगती है, जो कि असल में एंशिएंट एंसेस्टर स्टैचू से ही आ रही होती है। मतलब कह सकते हो कि जो एंशिएंट स्टैचू होती है वही सोल ब्लड को प्रदान करती है और पहले की जो ब्लड मिली होती है जो कि यहाँ पे आने के बाद मिली थी वो उसी स्टैचू से मिली होती है वालिन को, जो कि अभी फिर से ये सारी चीजें करने के बाद मिली होती है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी के पास भी 3 सोल ब्लड आ जाए तो किसी एंशिएंट सिटी को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसके साथ पर्पल ब्लड में से एंशिएंट एंसेस्टर सोल ब्लड बाहर निकलती है, उसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। कह सकते हो कि इसको देख कर तो काफ़ी सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि एक ही फ्लैश में पर्पल हैलो डिसअपीयर हो जाती है, जो कि एंसेस्टर टेम्पल के चारों तरफ मौजूद होती है। वाली वहाँ पे एंसेस्टर टेम्पल में बैठा हुआ उस पर्पल लाइट की तरफ देखने लगता है और साथ में वो लाइट उसके अंदर कंडेंस भी हो जाती है और फ्यूज भी हो जाती है, जो कि फर्स्ट सोल ड्रॉप होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंशिएंट डाउट ट्री स्पिल्ड और भी ब्लेसिंग बरसाना शुरू कर देती है और इस सोल ब्लड उसी की ब्लेसिंग होती है। यहाँ पे बताया जाता है वायलिन के दौरान कि यहाँ पे सोल ब्लड का यूज करके क्लैन को भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि नॉर्मल तो हो चुका था स्काई, लेकिन फिर जहाँ सारे लोग सोचने लगते हैं कि वो खत्म हो चुका है, फिर से वहाँ पे एक और ड्रॉप गिरने लगती है। मतलब कह सकते हो कि ये पहला ब्लड आखिरी नहीं था बल्कि एक और ब्लड गिरना शुरू हो जाती है और जितने बंदे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्पल ये फिर से पर्पल हो रहा, क्या यहाँ पे एक और सोल ब्लड डिसेंडिंग करने वाला है। और ये देखकर तो सारे बंदे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक ब्लड्स को भी पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि 2 सोल ब्लड्स को उसने ऑलरेडी ऑब्टेन कर रखा होता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वाली फाइनली उसको ऑब्टेन कर लेता है। टोटल में अभी के फिलहाल वाली के पास टोटल में 3 सोल ड्रॉस मौजूद होते हैं, जो कि पहले एक मिल चुका था, 2 अभी मिले होते हैं और फाइनली वहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल हो चुकी होती है। जहाँ पे इसी के साथ हमें वानी को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल हो चुका था, उसकी जो कल्टीवेशन थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी और अभी उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने उस सोल ब्लड को अपने अंदर बॉडी के अंदर लेता है, उसकी जो एंडलेस वाइटैलिटी हो फिर से रिकवर होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी फिर से वैसी की वैसी हो जाती है। वानी फिर से अपने आंखों को क्लोज करता है, अपने ओरिजिन सोल को अंदर जितने भी चेंजेस हुए उसको महसूस करना शुरू करता है, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। इसकी डिवाइन सेंस भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती, वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ही कवर कर लेता है और दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने एक पंच से पूरे के पूरे स्काई को पंच मारकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके साथ दिखाया जाता है वान को, जो कि अपने उसी एंसेस्ट्रल टेम्पल के बाहर निकलते हुए खुद से कहता कि मैं बस सोच रहा था कि क्या मेरी पावर अभी ग्रैंड एम्पर गुगडाओ के बराबर हो चुकी है या फिर नहीं, क्योंकि वानी ने इतने 100 साल लगा दिया अपनी कल्टीवेशन में, तो वो यहाँ पे सोचेगा ही क्या इसकी पावर सभी के फिलहाल सबसे पावरफुल एम्प्रस के पास जितनी आ भी सकती है या फिर नहीं। इसके बाद वो बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो खुले आसमान को देखता है, जहाँ पे अभी के फिलहाल वो अपने टीचर को नहीं देख पाता, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे सोल ड्रॉप गिरी होती वहाँ से टीचर उसके निकल चुके होते हैं, क्योंकि वो को कोई भी डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वॉन कहता है कि यहाँ से मैं पहले जाऊँ, उससे पहले मुझे टीचर से मिलकर जाना होगा। और सोचता है कि हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज, मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिरकार क्या मैं सच में फोर्ट ब्रिज को पास कर पाऊंगा या फिर नहीं। यहाँ पे मुझे और भी पावरफुल होना है और अभी कि फिलहाल इमोरियल गॉड रेलम को खुलने में 300 साल बाकी है। जितने उन 300 सालों में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके उसके पास उतने ज़्यादा चांस हो जाएंगे लिमुआन को रिजरेक्ट करने के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बंदे ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मतलब बंदे रिजरेक्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस रिजरेक्शन फेज में जाके वहाँ पे लिमुआन
वन के सोर्स को रिजरेक्ट करना होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है वालिन को जो कहता है कि मैं वानिर को अपने घर पे ले जाऊंगा ताकि मैं ये बता सकूं, लेकिन सबसे पहले मुझे जीडू के उसके एम्पर बनने पे उसको बधाइयाँ देनी होंगी क्योंकि उसने यहाँ पे उससे वादा किया था। जिसके साथ हमें पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो चारों तरफ की तरफ देखने लगता है। वालिन जीडू की तरफ स्माइल देखते हुए कहता है कि तुम एक एक्सीलेंट एम्पर होने वाले हो। अब जीडू ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वालिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम एक अच्छे एम्पर बनो और अपने लोगों को ऊंचे राहों तक ले जाओ। जिसके साथ वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, व्हाइट के थ्रू उसके क्राउन को उठाता है, उसके सर पे रख देता है, जिसके कारण वो एम्पर बन जाता है। फाइनली वो अब एक ट्रू एम्पर होता है क्राउन को अपने सर पे रखने के बाद। जिसके साथ ही वहाँ से वालिन निकल पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वो उसका काम नहीं था। वो निकल पड़ता है अपने उसे लेमुआन के घर पे ताकि वो वहाँ पे अपने कुछ समय को बिता सके। जिसके साथ हमें जीडू को दिखाया जाता है जो कि जोर से चिल्लाकर कहता है गॉडफादर। उसे थोड़ा सा दुख तो हो रहा था कि उसके गॉडफादर चले गए हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वालिन निकल पड़ता है और अभी कि फिलहाल वो निकल चुका होता है एंशिएंट डाउ इंपीरियल सिटी में, जिसे कि उसने 200 साल पहले छोड़ दिया होता है। जहाँ पे एंशिएंट डाउ इंपीरियल सिटी में कोई और नए जुआन लोग होते हैं जो कि उसके नोटिस कर लेते हैं कि वालिन वहाँ पे आ चुका होता है। वहाँ पे उससे बात करने लगता है, उसी कुटिया में निकल पड़ते हैं और वो उसे कहते हैं तुम वापस आ चुके हो। तो यहाँ पे वालिन भी अपने टीचर को ग्रीट करते हुए कहता है जहाँ पे वो अभी भूल चुका था अभी कि फिलहाल में उसकी नज़र में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर के अलावा कोई नहीं होते हैं। जहाँ पे वो दोनों बात करते हैं, जहाँ पे कहा जाए तो टीचर और स्टूडेंट की कहानी चल रही होती, जो कि ऐसे ही कह सकते हो मनगढ़ंत कहानी है जो कि मैं ऐसे ही स्किप करता हूँ। वालिन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, वो एक अलग ही माउंटेन की जगह चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो फिर से हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज पे जाएगा। उसकी कल्टीवेशन लेवल जो कि बढ़ चुकी है, वो किसी भी वक्त बॉटलनेक को ब्रेक करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, अपने आप को पावरफुल बना सकता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक इनविंसिबल रिपल्स पूरे माउंटेन्स की तरफ फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कि ग्रैंड एम्प्रेस को भी प्रेशर महसूस होने लगता है। वो भी इसको विथस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। और वालिन तो पहले से ही हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिजेस के साथ फैमिलियर हो चुका था क्योंकि उसने पहली बार भी पास करने की कोशिश की होती है और अभी उसका दूसरा चांस होता है। आसमान में चल पड़ता है जहाँ पे अभी टोटल में 6 ब्रिजेस मौजूद थे जो कि उसने पहले 3 ब्रिजेस को पास कर दिए थे। तो अभी वालिन 4th ब्रिजेस पे आ चुका होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि 100 सालों से वो इसी का इंतजार करता है। वो ब्रिज की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब वो 4th ब्रिज पे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है और हमें बाद में और भी बंदों को दिखाया जाता है, जिसको पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी के फिलहाल वालिन ब्रिज को मतलब जो हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज है उस पे जा चुका है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि आखिरकार वो किस स्टेज पे गया था। यहाँ पे गुडाओ को भी पता चल जाता है, लेकिन उसको भी सेंस नहीं हो पाता कि आखिरकार अभी के फिलहाल वालिन किस ब्रिज को पास कर रहा है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वालिन अपने ब्रिज को ऐसे ही पास करता है, हमें भी नहीं बताया जाता है कि उसने किस ब्रिज लेवल को पास किया होता है, 5वें 6ठे 7 में या फिर कह सकते हो पूरे ही ब्रिज को पास क्यों ना कर लिया हम। यहाँ पे ये जो रिपल्स होती है वो कुछ महीने तक चलती है और फाइनली वो रिपल्स कंप्लीट हो जाती है और वालिन अपने उसी ब्रिज से बाहर निकलता है। नहीं बताया जाता कि आखिरकार उसने किस ब्रिज को पास किया होता है और बताया जाता कि अभी के फिलहाल कुछ महीने जो पहले उसकी पावर थी अभी भी उसकी वैसे ही होती है, मतलब उसमें जहाँ कुछ चेंज नहीं होता है। और अभी के फिलहाल वालिन को कोई देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो कोई मॉर्टल वाला बंदा है, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन थी वो उसकी बॉडी से देख ही नहीं रही थी। मतलब क्या सकता हो अभी के फिलहाल वालिन अपने कल्टीवेशन लेवल्स को सप्रेस करके अपने आप को एक मॉर्टल की तरह दिखा रहा होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, अपने सारे फैमिलीज के बारे में याद करने लगता है, क्योंकि वो अभी अपने फैमिलीज के जहाँ पे वो पहले रहता था वहाँ पे लौटने वाला है और अभी उसकी स्पीड पहले के मुकाबले 100 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है, तो इन सारे डिस्टेंस को बड़ी आसानी से कवर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने 7 डाउ सेट की तरफ वापस जाने लगता है, उसी केव वर्ल्ड में जहाँ पर वो पहले रहा करता था, जो कि ब्लैक वही प्लैनेट सुजाकू होता है, जो कि वो उसका एक घर होता है। रास्ते में वो आगे बढ़ने लगता है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तो बड़ी आसानी से सारे कॉन्टिनेंट को पास कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है वालिन को, जो क्या था कि 300 साल बाकी है तो मैं 300 साल बाद यहाँ पे आके उन सब के पीछे के बारे में सच्चाई को पता लगा पाऊंगा। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो
आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी 10 मिनट पास हुए होते कि तभी वहाँ का जो स्पेस होता है वो क्रैक होके ओपन निकलता है और वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिपील होने लगती है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉग आ जाता है और उस फॉग में से एक ब्लरी फिगर बाहर निकलता है। और वालिन अभी कुछ भी घबराता नहीं है, वो इस फॉग को देखता है। वहाँ पे कोई और नहीं इस फॉग में होता है गूडा, और वालिन कहता है गूडा। यहाँ पे वो फिगर भी वालिन को देखकर कहता है वालिन। अब यहाँ पे ये सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे सभी अभी एस्ट्रल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट के सबसे 2 मोस्ट पावरफुल बंदे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उन सब की पावर्स कहा जाए तो भी हाफ स्टेप हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज में होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिसके साथ फिगर फॉग में जो गूडा होता है वो कहता है कि तुम पहले से ही जानते थे ना कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तो वालिन उसकी तरफ देख कर कहता है कि कुछ नहीं कहता, मतलब चुप रहता है। जिसके बाद गूडा उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने कितने ब्रिज को पास किया अपने सेकंड टाइम्स में। तो यहाँ पे वालिन से कहता कि ये जरूरी नहीं है, मुझे ये जानना कि आखिरकार तुम आए क्यों हो। तो उस फॉग के अंदर ही गूडा होता है, वो कहता है कि तुमने ये डाव को मारा है, मतलब तुम उसको मार सकते हो, लेकिन साथ में तुमने एंसेस्टर एंशिएंट को भी, एम्परर को भी मारा और अभी नया एम्परर भी बन चुका है, लेकिन तुम अभी यहाँ पे एंशिएंट क्लैन को छोड़कर नहीं जा सकते हो। अब ये सुनकर वालिन की आगे चमक उठते हुए कहता कि क्या मैं एंशिएंट क्लैन को छोड़कर नहीं जा सकता। हम यहाँ पे वो बंदा कहता कि तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ। अभी के फिलहाल मैं तुम्हें जहाँ लंबा नहीं बल्कि 300 साल तक यहीं पे रोकने वाला हूँ। तुम्हें 300 सालों तक एंशिएंट क्लैन में रहना होगा और जब इमोरियल गॉड रेलम खुल जाएगा तो तुम चाहो तो जा भी सकते हो। वालिन उससे पूछता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिरकार तुम मुझे 300 सालों तक यहाँ पे क्यों रोकना चाहते हो। तो गूडाओ कहता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो मुझे हरा कर जाओ। अब वालिन उसकी तरफ देखने लगता है जहाँ पे उसे गूडाओ के पार्ट्स के बारे में अच्छे से पता था। अगर और भी 100 साल पहले होता तो लूफे मतलब वांगलिन उससे फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और यहाँ पे उसका कोई भी इरादा नहीं था कि अभी वो गूडाओ से फाइट कर सके, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में उसकी जिंदगी में जिसने भी उसके साथ अच्छा किया होता है कभी भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकता। वहां पे वो कहता है कि तुमने माउंट गूडाओ में अपने प्रेशर की वजह से मेरे सेलेस्टर एंशिएंट पावर को फ्यूज करने में मदद की, जो कि पहला तुमने मेरे ऊपर एहसान किया था। साथ में एंशिएंट इंपीरियल सिटी में मैंने ये डाव को मारा था, मेरी कल्टीवेशन लेवल काफी कम थी और तुम चाहते तो तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर तुमने कुछ नहीं किया, जो कि तुम्हारा दूसरा एहसान था। तीसरा मैंने एंशिएंट जीजी में जीडू को एम्परर बनाया, तुम चाहते तो मुझे उसे एम्परर बनाने से भी रोक सकते थे, जो कि मेरा तीसरा एहसान मेरे ऊपर तुम्हारा रहा। यहाँ पे वो अपने एहसान को देने वालों के साथ कभी वो फाइट नहीं करता। वो कहता है कि मैं यहाँ पे 100 साल तक रह सकता हूँ, मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी के 200 साल हैं मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन वो गूडा फिर से कहता है कि 100 साल काफ़ी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे इमोरियल गॉड रेलम के खुलने तक रुकना होगा। वालिन मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, ये ओल्ड मैन ने बहुत लंबे अरसे से किसी से फाइट नहीं की है, मैं बस यहाँ पे तुम्हें रोकना चाहता हूँ 300 सालों से, यहाँ पे फिर तुम 300 सालों के बाद जा सकते हो। वालिन अपने गूडाओ के साथ फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि उनके बीच का रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बिना किसी रीजन के वो गूडाओ से फाइट नहीं कर सकता है और बल्कि उसको नेगोशिएट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने घर जाना होता है, अपने केव वर्ल्ड में जाना होता है जहाँ पे उसकी यादें होती है। लेकिन वहाँ पे वालिन से पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन लेवल है उसके हिसाब से तुम कंप्लीटली इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट को साफ कर सकते हो, सबको मार सकते हो, तो आखिरकार तुमने सेलेस्टियल क्लाइंस को एग्जिस्टिंग क्यों करने दिया। मतलब यहाँ पे वालिन का क्वेश्चन ये होता है कि गूडाओ की जितनी पावर होती है वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि वो नंबर 1 पावर थी, वो किसी को भी तबाह कर सकता है और सेलेस्टियल क्लैन के साथ उनका आपसी दुश्मनी रहता ही। और वालिन से पूछता है कि मुझे सवाल है, तुम्हारे पास जो पावर से उसके हिसाब से तुम सेलेस्टियल क्लैन को खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसको खत्म क्यों नहीं किया। ये देखकर गूडाओ से कुछ नहीं कहता, वो उसकी तरफ ही देखने लगता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार क्या रीजन था और आखिरकार यहाँ पे वांगनी को आखिरकार वो क्यों रोकना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।